आज का संवाद रखा गया है। और तन्मय जी ने किसानों के बिहाफ पर या किसानों की तरफ से कुछ ऐसे सवाल तैयार किए हैं जो जनरल एक किसान को जानकारी के लिए लगते हैं आलू की खेती को लेकर। कुछ किसान साथी हो सकता है आलू की खेती पहले करते हो या कर रहे हो, लेकिन तो भी कुछ ऐसे सवाल है जो जनरली आम किसान को पता नहीं होता है कि मुझे आलू में कैसे क्या तैयारी करनी है, या क्या चीजों की जरूरत होती है, कौन सा मौसम बढ़िया होता है, किस समय क्या समस्या आ सकती है, कैसे उसका हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। उसको लेकर आज का किसान संवाद का विषय आलू की खेती रखा गया है। तो तन्मय जी हमसे कुछ सवाल रखेंगी, हम उसको लेकर हम एक जवाब देंगे आपको हमारी सोल पद्धति के अनुसार हम कैसे ऑर्गेनिक खेती किसानों को कराते हैं। तो तन्मय जी जी। इस सवालों का सिलसिला हम जारी रखते हैं और स्टार्ट जी। करते हैं। तो आप अपने कुछ सवाल रखें आलू की खेती को लेकर। जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, आलू की खेती शुरू करने का सबसे अच्छा समय और मौसम कौन सा होते हैं जिससे पैदावार अच्छे मिले। ओके ओके ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोई भी खेती पर्टिकुलर मौसम को देखकर उसके सीजन के हिसाब से हमें करनी चाहिए। उसके विपरीत जाकर अगर हम खेती करते हैं तो उसमें लागत तो बढ़ती है और समस्याओं का आना भी लगातार जारी रहता है, बीमारियां आती है, क्योंकि हम मौसम से हटकर अगर कुछ करेंगे तो हमको उसके हिसाब से भी तैयारी भी करना होती है, उसके हिसाब से लागत की व्यवस्था भी हमें देखनी होती है। तो जैसा कि तन्मय जी ने पूछा है कि आलू की खेती करने का सबसे अच्छा समय और मौसम कौन सा होता है, तो जो कुछ क्षेत्र है हमारे यहाँ भारत में, जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग वातावरण होता है, और उसको देखकर ही आलू को लेकर कुछ अलग अलग एरिया डिसाइड किए गए हैं। तो जैसे उत्तर भारत जो एरिया कहलाता है ना, तो वहां पे अक्टूबर से लेकर नवंबर उत्तर भारत और मध्य भारत भी है ना थोड़ा सा। इसमें आपका अक्टूबर से नवंबर तक आप रबी सीजन में, आप जो रबी का सीजन कहा जाता है, इस समय आलू की खेती कर सकते हैं। बहुत अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी और बीमारियां भी कम आती है। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं आपके हिमाचल प्रदेश या असम का एरिया है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया ज्यादा पाया जाता है, वहां फरवरी से अप्रैल के बीच में आलू की खेती की जाती है। इसी प्रकार जो साउथ का एरिया होता है, जहाँ दक्षिण भारत कहा जाता है, वहां पे आपकी जो आलू की खेती है वो सितंबर से फरवरी के बीच में आसानी से की जा सकती है ना। दक्षिण भारत में क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, एक नॉर्मल ठंड होती है वहां पे हमेशा, तो सितंबर से लेकर फरवरी तक का सीजन बहुत अच्छा होता है आलू की खेती के लिए। और मौसम का हमें विशेष ध्यान रखना है। अच्छा समय तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जहाँ पे पाला रहित मौसम रहे, टेम्परेचर आपका 18 से 25 डिग्री तक रहे, ये आलू की पैदावार के लिए सबसे बढ़िया होता है। बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक जब ठंड पड़ती है वो आलू की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर ज्यादा जहाँ पे गर्मी का प्रकोप रहता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका हीटिंग वेव ज्यादा चल रही है, गर्मी ज्यादा आ रही है, तो वहां पे आप अमृत धारा या जैव रसायन, इसके माध्यम से आप प्लांट या मिट्टी को आप ठंडा रख सकते हैं। वैसे ही अगर आपके यहाँ ज्यादा ठंड पड़ रही है तो वहां पे आप सल्फर, गोमूत्र, इन सब के स्प्रे के माध्यम से भी आप मिट्टी की स्ट्रक्चर को या मिट्टी के ऊपरी सतह को आप गर्म रख सकते हैं। तो ये आपके पाला से बचने में या गर्म जलवायु से बचने में आपकी फसल को सुरक्षित रखती है। तन्मय जी अगला सवाल। जी। जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है, सवाल पूछे। ओके। ओके, सेकंड जो सवाल है वो है, आलू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और मिट्टी की सेहत को प्राकृतिक तरीके से कैसे सुधार सकते हैं। देखिए कोई भी खेती जो होती है मिट्टी के स्ट्रक्चर पर बहुत गहरा असर डालती है। जितने अच्छा मिट्टी का स्ट्रक्चर आपका रहेगा उतनी अच्छी आपको खेती देखने को मिलेगी, उतनी कम बीमारियां का सामना आपकी खेती में फसल को करना होता है। तो सबसे उपयुक्त जो आलू के लिए खेती के लिए जो मिट्टी मानी गई है वो दोमट या रेतीली मिट्टी, जितनी भुरभुरी और दोमट मिट्टी होगी आलू उतना अच्छा होगा, क्योंकि आलू के कंद तेजी से ज्यादा एरिया में फैल सके। आलू के प्लांट की जड़ें जितनी ज्यादा तेजी से जमीन में फैलेंगी उतने ज्यादा कंद आपके डेवलप होते हैं, कंद का साइज आपका अच्छा बनता है। उसके लिए आपकी रेतीली दोमट मिट्टी होना बहुत जरूरी है। ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट वाली जो मिट्टी अगर होगी तो वहां पे आलू का प्रॉपर साइज नहीं बन पाएगा।
इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी मिट्टी में रेत की मात्रा कम है और अगर मिट्टी दोमट नहीं है, तो वहां पे आपको फिर कंपोस्ट खाद की बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा। 2 से लेकर 4 से 5 ट्रॉली तक आपको इसमें कंपोस्ट खाद डालनी होगी, है ना। और जल निकासी आपकी अच्छी होना चाहिए। सबसे बढ़िया सबसे जरूरी एक जो है कि आपका प्रॉपर वाटर का मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। जल निकासी बराबर होनी चाहिए, मिट्टी समतल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका खेत कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, और जब आप पानी चला रहे हैं खेती में तो कई जगह पानी ज्यादा भरा जा रहा है, कई जगह पानी पहुंच ही नहीं रहा है। तो उससे भी फसल की जो उत्पादन की क्षमता है वो कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जहां पे ज्यादा पानी भरा जाएगा वहां पे आपका कंद सड़ने लगेगा, जड़ें सड़ने लगेगी, फंगस का लगातार अटैक देखने को मिलेगा। और जहां पे आपका पानी कम रहेगा वहां पे आपकी फसल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और इससे भी आपकी जड़ें सूख जाएंगी, आपका कंद प्रॉपर साइज में नहीं आ पाएगा। तो ये तो आपका हो गया मिट्टी कैसी उपयुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ प्राकृतिक उपचार हैं जो आप मिट्टी के सुधार में कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी फसल अच्छी अच्छी हो सकती है। तो उसमें आपको हर सीजन में कोशिश करें, जब भी आपका खेत अगर खाली रहता है बीच में, और कोशिश करें कि आप 1-2 महीना खेत अगर आप खाली छूटता है आपका, तो आप उसमें हरी खाद जैसे सन, ढेंचा, मूंग, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, ये सब करीब 15 से 20 केजी आप ये बीजों को मिलाएं। इसे 1 एकड़ में भुरकाव करें, और साथ में जीवाणु जल चला के आप इसको 40 से 45 दिन तक जब ये हो जाए, तो इसे रोटावेटर और कल्टीवेटर के माध्यम से मिट्टी में मिला दें। इससे मिट्टी के कार्बन की क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी में पोरसता बढ़ जाती है, मिट्टी में आपके जो बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और तेजी से काम करना शुरू करते हो। आपकी मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है जो ज्यादा हार्ड अगर हो गया होगा, तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कंपोस्ट खाद डालना है। गोबर की सड़ी हुई खाद, गोबर की कोई भी सड़ी खाद आप डालते हैं या कंपोस्ट खाद डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें गोबर की सड़ी हुई खाद कोई भी आपको ढेरा बनाकर नहीं रखनी है। ऐसा नहीं कोई भी आपने गोबर ढेर लगा कर रख दिया है और आप सीजन आने पर उसको खेत में डाल दे रहे हैं, नहीं, उसको भी प्रॉपर आप उपचारित करें। उसमें पर्टिकुलर आप बैक्टीरिया चलाएं, गुड़ चलाएं, छाछ का पानी चलाएं। इसके अलावा आप उसमें ट्राइकोडर्मा डालें ताकि आपकी खाद अच्छी हो सके। ये 40 से 45 दिन में आपकी खाद अच्छी तैयार हो सकती है। 1 एकड़ में आप ये 2 ट्रॉली से लेकर 5 ट्रॉली तक अपनी व्यवस्था के अनुसार डाल सकते हैं। आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर बहुत शानदार हो जाएगा। ये आपको डालना चाहिए। आलू जैसी फसल है, अगर कंद वर्गीय फसल कर रहे हैं तो ये तो आप डालें, जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और जबरदस्त प्रोडक्शन आपका आने वाला है। इसके अलावा आप जीवामृत डाल सकते हैं, सोल का जीवाणु जल डाल सकते हैं, फंगीसाइड आप चलाएं, M+V+, फफूंद भक्षक जो सोल के प्रोडक्ट है जिससे सारे बैक्टीरिया, मित्र बैक्टीरिया, इनको आप मल्टीप्लाई करके खेतों में चलाएं। इसके अलावा फसल चक्र का आप विशेष ध्यान रखें, है ना। फसल चक्र चेंज करते रहे। अगर आपने इस बार गोभी लगाई है तो अगली बार आप उस सीजन में मिर्च लगा ले, अगली बार उसके बाद बैगन लगा ले। फसल चक्र आप चेंज करते रहे। एक जैसी फसल कोई भी किसान नहीं करे। ये नहीं कि गेहूं लगा रहा तो गेहूं गेहूं लगाना है हर बार ठंड में, गेहूं की जगह आप चना लगा लें, चने की जगह आप सरसों लगा लें। फसल चेंज करते रहे, है ना। इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है मिट्टी का वो भी प्रॉपर चलता रहता है, क्योंकि हर प्लांट को या हर फसल को अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। तो उसका मैनेजमेंट आप फसल चक्र के माध्यम से ही मैनेज रख सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आप मिट्टी में मल्चिंग की व्यवस्था करें। कोई भी आप क्रॉप लगाते हैं अगर मल्चिंग पेपर से लगाते हैं तो उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। खरपतवार का आपको कम से कम सामना करना पड़ेगा। कोई भी खरपतवार अगर आपको उग रही है तो वो समय रहते ही उसको उसकी कटाई करा दें। तो रोटावेटर से या पावर टिलर से या फिर निदाई गुड़ाई के माध्यम से आप उसको निकालें, और वही जमीन में आप उसकी मल्चिंग करते रहे, वह भी कार्बन बन जाएगा, वो भी खाद बन जाएगी आखिरी में। कोई भी कीटनाशक, कोई भी आप सफाया, कोई भी चारा मार नहीं डालें, इससे मित्र बैक्टीरिया भी आपकी खेती में खत्म हो जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें सभी किसान साथ। हाँ, तन्मय जी, अगला जी। सवाल आपका। जी। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, जैविक खाद और बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक का उपयोग आलू की पैदावार बढ़ाने में कैसे मदद करता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि किसान साथी जितना ज्यादा मिट्टी की पोरसता को खोल देंगे, मिट्टी को जितना ज्यादा भुरभुरी बना देंगे, मिट्टी में जितनी ज्यादा वायु तत्व की पूर्ति कर देंगे, उतनी ज्यादा आपके प्लांट की, आपकी फसलों की जड़ी तेजी से फैलेंगी, उतने ज्यादा बैक्टीरिया आपके एक्टिव रहेंगे। इसके लिए आपको जैविक खाद का उपयोग करना है। अगर किसान साथी के पास जैविक खाद की व्यवस्था नहीं होती है तो वो तोल से गोवर्धन खनिज खाद का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा हम किसानों को जिनके पास गाय की गोबर की प्रॉपर व्यवस्था अगर हो जाती है, गोमूत्र की व्यवस्था हो जाती है, तो हम उन्हें बायो फर्टिलाइजर कार्बन डेग लगाने की सलाह देते हैं। इससे डेली बेसिस पे आपको गोबर, गोमूत्र और हरा चारे की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में साल भर के अंदर आपकी जो लागत क्षमता है वो 50% से भी कम हो जाएगी खेती में, अगर आप बायो फर्टिलाइजर कार्बन डेग लगा लेते हैं तो। उसमें प्योर कार्बन आपको 25 से 40% का मिलता है। प्योर आपको उसमें नाइट्रोजन की व्यवस्था मिलती है, नाइट्रोजन प्रॉपर उसमें मिलेगा, उसमें सल्फर मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की व्यवस्था गोबर और गौमूत्र के माध्यम से और हरे चारे के माध्यम से हो जाती है। इसमें वन टाइम की आपकी लागत है केवल आपकी बायो फर्टिलाइजर बैग की, जिसकी मात्र साल भर की आपकी जो लागत अगर हम आपको निकाल के देंगे तो 1,000 रुपए कॉस्टिंग है आपकी साल भर की, 1 एकड़ की। तो बहुत कम लागत है। ये जिनके पास गोबर गोमूत्र की व्यवस्था हो वो ये बायो फर्टिलाइजर कार्बन रेक अवश्य लगाए, है ना। इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए जीवाणु ज्यादा से ज्यादा चलाने हैं। जितने ज्यादा जीवाणु खेती में काम करेंगे उतने ज्यादा वो पोषक तत्वों को ढूंढ ढूंढ के प्लांट तक पहुंचाएंगे, है ना। प्लांट इसके बदले में उनको ग्लूकोज देता है, ये दोनों के आदान प्रदान क्रिया है ना। इससे कंद का आपका साइज बढ़ेगा, कंदों की संख्या ज्यादा आएगी, और जब मिट्टी आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी फसल में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ जाएगी। कोई भी बीमारी आने से पहले वो पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट इतना मजबूत रहेगा। हमारी बॉडी अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो हमें कोई भी बीमारी, सर्दी खांसी बुखार सर दर्द ये नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर कहीं भी वीक रहेगा तो हमें बीमारियां घेर लेती है। सेम यही स्थिति मिट्टी के साथ होती है। किसान केवल फसलों को लेकर बात करता है, जमीन के स्ट्रक्चर को लेकर बात ही नहीं करता है। वो जमीन के स्ट्रक्चर को एक बार सुधार देगा, जमीन का स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो आपकी फसल भी मजबूत रहने वाली है, उस पर कोई बीमारी हावी ही नहीं होगी। इसका आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी का और जीवाणुओं का, अणुओं जीवाणुओं की प्रॉपर आप व्यवस्था रखेंगे तो आपकी खेती में उत्पादन बढ़ेगा, लागत आगे जाके कम हो जाएगी। जी। आलू की फसल में कौन-कौन सी सामान्य बीमारियां लगती है और उन्हें प्राकृतिक तरीके से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, आलू में जनरली सबसे ज्यादा जो समस्या आती है, एक तो आपको आती है फंगस की। जहाँ पे अधिक पानी का जल भराव अगर हो रहा है तो उसमें कंद सड़ने लगते हैं, कंद काले पड़ने लगते हैं। इसमें आपका ब्लैक स्कर टाइप का रोग आता है, इसमें कंद पर काले धब्बे बनने लगते हैं, है ना। कंद का साइज प्रॉपर नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको बीज का उपचार करके ट्राइकोडर्मा से बीज का उपचार करना है। उसके बाद ही आपको कंद को मिट्टी में लगाना है, ठीक है ना। प्रॉपर बीज का उपचार होना चाहिए पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा लीफ कल वायरस की समस्या थी, पत्तियां मुड़ने लगती है। पत्तियां क्यों मुड़ती हैं? जब रस चूसक कीटों का अटैक ज्यादा होता है, फसल कमजोर होती है, फसल में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा कम होती है, तो उसमें आपको रस चूसक कीटों का अटैक ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम की प्रॉपर आपको मैनेजमेंट रखना है, क्योंकि क्या होता है, रस चूसक कीट पत्तियों से सारा पोषक तत्व को खींच लेते हैं, तो पत्तियां मुड़ने लगती है। तो उसे ही लीफ कल वायरस बोला जाता है। इससे फिर प्लांट में वायरस आ जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको छाछ का या फंगिसाइड का आपको स्प्रे करना चाहिए हर 15 दिन में। गोमूत्र का आप स्प्रे करें 2 से 3 ml का प्रति लीटर पानी में मिला के, है ना। नीम तेल का एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए नीम तेल, जैसे हमारा नैनो बजंग बाण आता है, अगर आपका व्यवस्था नहीं है तो आप नैनो बजंग बाण 2 ml या नैनो बजंग बाण 1 ml, राम बाण प्लस 1 ml, सजल आधा ml, आप ये तीनों मिला के आप 15 दिन में स्प्रे करें, अमावस्या के एक दिन पहले। ये पहले से ही प्रिवेंटिव तौर पे या पहले से प्राथमिक उपचार के रूप में आप इसका स्प्रे करते रहेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा फिर झुलसा रोग आपको देखने को मिलता है। ये टेम्परेचर अप डाउन होता है, जब भी तापमान ऊपर नीचे होगा, एकदम से बारिश हो गई, एकदम से तेज धूप निकले, एकदम से तेज ठंड पड़ने लगी, तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो डिप्रेशन में जाने लगता है ना। उसको मैनेज करने के लिए आपको कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है। सिल्वर, जो सिल्वर आता है सोल का, वो आप स्प्रे करें 2 ml का, ठीक है। झुलसा तो कंट्रोल रहेगा। ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए जीरो ब्लाइट आता है। और अभी हमने कुछ और प्रोडक्ट नए डेवलप कराए हैं टेम्परेरी, बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है। हमने डेमो में कई जगह भिजवाए हैं फार्मर्स को, उनके रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है। अ, जिससे आपको ये झुलसा रोग की भी समस्या आपकी क्लियर हो जाएगी। ये मुख्य समस्याएं आती हैं आलू में। ओके।
बीज सीड सिलेक्शन, बीज चयन आलू की खेती में कितना महत्वपूर्ण है और किसानों को कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला बेस तो हमारा मिट्टी हो गई, और दूसरा जो मेन जिससे हम खेती स्टार्ट कर रहे हैं वो बीज महत्वपूर्ण होता है। कोई भी बीज अगर 100% जर्मिनेशन होगा तो आपको प्रोडक्शन भी 100% देखने को मिलेगा। तो आपको बीज का प्रॉपर चयन करना है, अच्छे बीज का चयन करना है, रजिस्टर्ड कंपनी का बीज लेना है, प्रॉपर उसको उपचारित बीज लीजिए। अगर वो उपचारित नहीं है, अगर आप अपने खुद का बीज तैयार करके रखते हैं, तो उसको प्रॉपर आप ट्राइकोडर्मा से फफूंदभक्षक तरल या फफूंदभक्षक पाउडर हमारा आता है, इससे आप उपचारित करें। नीम तेल का स्प्रे करके उपचारित करें। सुबह और शाम की 2-2 घंटे का प्रकाश उसको दिखाएं, है ना। गन चिकित्सा बोलते हैं हम, हमारे सोल में जो विधि बताई गई है, गन चिकित्सा से आप अ, बीज को शक्तिशाली बना सकते हैं। अच्छी बीज का चयन या अच्छा कंद अगर आप लेते हैं तो आपको उसके अनुरूप ही उत्पादन मिलने वाला है। आप खराब बीज ले लेंगे, सस्ता बीज सेलेक्ट कर लेंगे, तो आगे जाके जो आप 100% जर्मिनेशन की व्यवस्था उम्मीद रख रहे हैं, वो आगे जाके गिर के आपका 50% तक आ सकता है। तो हम कोशिश करें कि अगर 100% बीज लेना है तो कम से कम हमारा 90% हमारा जर्मिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए आपको बीज उपचार का विशेष ध्यान रखना है। बीज उपचारित करके ही जमीन में लगाना है, प्रॉपर बेसल डोज के साथ ही आप बीज लगाएं, है ना। आधा अधूरा बीज लगा के सोचेंगे कि खेती अच्छी हो जाएगी, वो नहीं होने वाला है। मिट्टी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, प्रॉपर बैक्टीरिया चलाएं, बीज को उपचारित करके लगाएं, तो आपकी खेती अच्छी होने वाली है ना। सर्टिफाइड सीड ट्यूबर से ही लें, ठीक है। और कोशिश करें अगर आप बीज सुरक्षित रखते हैं तो पिछले साल की स्वस्थ फसल का बीज आप ले सकते हैं, अगर आपकी जानकारी में कहीं अवेलेबल है तो। ठीक है। और बीज को बोने से पहले आपको 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से ट्राइकोडर्मा पाउडर और 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के आप नीम तेल का स्प्रे कर दें। तो नीचे से जब हम ये कंद को जब हम लगा देते हैं मिट्टी में, तो नीचे से कोई कीड़े उस कंद को नुकसान ना पहुंचाएं, फंगस उस कंद को खराब ना करें, क्योंकि जमीन के अंदर जाने का हो सकता है कि मिट्टी में फंगस का इशू हो। तो पहले से ही आप मिट्टी में फफूंद भक्षक पाउडर और फफूंद भक्षक तरल, इसको आपको बीज लगाने के बाद आपको फफूंद भक्षक तरल को फर्मेंटेड करके आपको जमीन में चलाना ही है, ताकि आपका बीज 100% सुरक्षित रहे बीमारियों से। ओके, नेक्स्ट सवाल पे जाओ। जी आलू की फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है और सही सिंचाई का समय क्या होना चाहिए? देखिए, आलू की जो सिंचाई है, जो पहली सिंचाई जो की जाती है वो 10 दिन के 7 से 10 दिन के बीच में आप कर सकते हैं पहली सिंचाई। और कोई भी आप सिंचाई करें तो कोशिश करें कोई ना कोई, जब भी आप पानी किसी भी फसल में दे रहे हैं तो कोशिश करें कोई ना कोई न्यूट्रिशंस उसमें हम साथ में दें, क्योंकि प्लांट को जब हम पानी देते हैं प्लांट तुरंत पानी को एब्जॉर्व करता है, तो उसके साथ में न्यूट्रिशंस भी एब्जॉर्व कर लेता है। आप खाली पानी चला देंगे तो वो पानी ही लेने वाला है, उसको प्यास तो लगी है प्लांट को। अगर हम उसके साथ न्यूट्रिशन देंगे तो वो सोने पे सुहागा का काम करेगा, और प्रॉपर आपको उसमें प्लांट में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इसके बाद मिट्टी की नमी और मौसम के अनुसार पानी देना है। हर 8 से 10 दिन में आप हल्की सिंचाई करते रहें। मिट्टी में अगर ज्यादा नमी बन रही है तो कोशिश करें उसका गैप आप ज्यादा रख सकते हैं। मिट्टी की नमी देखते रहें। फूल आने के समय, जब ये फूल आ रहा है तो उसके उस समय हल्की नमी आपकी मिट्टी में बने रहना चाहिए। और खुदाई से 10-15 दिन पहले जब आपका पूरा फ्रूट्स या आपका पूरा कंद जब जमीन में रेडी हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से आपका आलू तैयार हो जाता है, तो खुदाई करने से पहले जब भी आप उसको निकालने वाले हार्वेस्टिंग करने वाले, तो 10-15 दिन पहले आप उसकी खुदाई पानी बंद कर दें। आप पानी बंद करेंगे, धीरे धीरे वो जमीन के अंदर का पूरा पानी कंद आपका सोख लेगा। वो कंद आपका हार्ड और मजबूत होता चला जाएगा और पूरा आलू प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा आपका, है ना। तो 10-15 दिन पहले आप सिंचाई बंद कर सकते हैं जब भी आप आलू की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। ओके। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग आलू की खेती में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में कैसे मदद करती है? फसल चक्र और आपने मिश्रित खेती का जो पूछा सवाल, लगातार आलू लगाने से क्या होता है, देखिए अगर आप एक जैसा ही फसल लगाते हैं तो एक जैसा ही न्यूट्रिशन मिट्टी से कम होने लगता है। सपोज करो किसी फसल को नाइट्रोजन
कि या यूरिया की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है, तो किसी फसल को कम मात्रा में जरूरत होती है। अब आप लगातार एक जैसी फसल लगाएंगे ना, तो लगातार आपकी मिट्टी से नाइट्रोजन कम होता जाएगा। या किसी फसल को आयरन बहुत ज्यादा लगता हो, सपोज करो पालक, आप लगातार पालक लगाएंगे ना, तो मिट्टी से लगातार आयरन कम होता चला जाएगा, तो फिर वहां पे आपकी मिट्टी में आयरन की डिफिशियंसी आ जाएगी, वहां पे रस चूसक कीट, इल्ली, इसका लगातार आपको अटैक देखने को मिलेगा। जब भी आप फिर अगली क्रॉप कोई लगाएंगे ना, तो आपकी मिट्टी में इल्ली की समस्या ज्यादा आएगी। तो फसल का रोटेशन आप करते रहें, बदल बदल के फसल लगाते रहेंगे, तो न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट भी लगा सही चलता रहेगा, है ना। और लगातार आप आलू ही लगाते जाएंगे, तो मिट्टी में फिर रोग बढ़ने लगेंगे, आगे जाके कीट बढ़ने लगेंगे। इसलिए 2-3 साल के अंतराल पर ही आलू के बाद आप दलहनी फसल, मटर, चना, मूंग, ये सब लगा दो। आप 2 साल आलू लगा लो, तीसरे साल आप उसमें मटर लगा लो, चना लगा लो, मूंग लगा लो, फिर उसके बाद आप फिर आलू लगा लो, है ना। गेंदा लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, ये सब फसल आप साथ में लगा सकते हैं आलू के। समझ रहे हैं, आप 2 फसल एक साथ ले सकते हैं। आपने बेड बनाकर आलू लगाया हुआ है, तो आलू तो कंद में नीचे काम कर ही रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है। ऊपर आप गेंदा, धनिया, पालक, ये पत्ती भर की फसल भी कर सकते हैं। साथ में एक साल आप एक साथ 2 कमाई कर सकते हैं। बीच में बेड में जो जगह बच रही है, आप वहां पे इस तरीके की फसल लगाते रहेंगे, गेंदा अपना उगता रहेगा। एक तो गेंदा क्या करेगा, नीचे नीमाटोड की व्यवस्था को मैनेज करके रखेगा, मिट्टी में दीमक नहीं आने देगा, मिट्टी में रस चूसक कीटों के अटैक को रोकता है वो, है ना। जैसे ही हमारे आलू पे अगर कोई रस चूसक कीट का अटैक होने वाला रहेगा, तो वो गेंदे पे पहले अटैक करेगा, वो आपके आलू पे करेगा ही नहीं अटैक। परागण की क्षमता को बढ़ाता है। आप पुष्प वर्गीय कोई फसल साथ में लगा देते हैं बीच बीच में, तो मित्र जो परागण करने वाले कीट है, वो फूलों के खुशबू को आकर्षित होकर वो वहां पे परागण का व्यवस्था को और सुचारू कर देते हैं और अच्छा बना देते हैं। तो आपकी फसल और मजबूत और अच्छी हो जाती है। गेंदा, धनिया, पालक लगाने से क्या होता है, कीट नियंत्रण और मिट्टी सुधार लगातार दोनों होते हैं साथ में। ये आप लगा सकते ठीक है। अ, कैसे पहचाने कि आलू खुदाई के लिए तैयार है और खुदाई करने का सही तरीका क्या है? हैं। जी, देखिए क्या होता है, खुदाई कैसे पहचाने जाए। जैसे जब आप मान के, जैसे अब आपने 15 दिन पहले पानी देना बंद कर दिया, आपको लग रहा है, आपने 1-2 कंद खोद के देखे कि प्रॉपर कंद तैयार हो चुके हैं और अब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है ना। प्रॉपर आपने एक प्लांट को आप खोद के देख सकते हैं। जब पौधों की पत्ती आप समझ जाएंगे कि 70 से 80% सूखने लगी है, क्योंकि हमने पानी देना बंद कर दिया, तो 70 से 80% ऊपर पत्तियां सूखने लगेगी और कंद की जो बाहर की जो त्वचा है वो हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। तब आप समझ जाओ कि आपका आलू प्रॉपर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। खुदाई के लिए आप हल, बेलचा सावधानी से प्रयोग करें, ताकि आपके कंद को नुकसान ना हो, आलू को चोट ना लगे, आलू खराब ना हो। खुदाई के बाद आलू को आप 2 से 3 घंटे छाया में रखकर सुखाएं, और फिर आप उसको पैकेजिंग करके जो जूट के बोरे हैं उसमें आप रख सकते हैं। ये इसका सही समय होता है। ओके। तो आज का जो लास्ट सवाल है वो है, आलू की खुदाई के बाद उन्हें खराब होने से बचाने के लिए प्राकृतिक तरीके से क्या किया जा सकता है? देखिए, आलू के प्राकृतिक भंडारण का तरीका, कुछ किसान साथी समय आने पर फसल को बेचते हैं या रखते हैं कि जब रेट अच्छा मिलेगा तब हम बेचेंगे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर आपके पास रख रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको सुखाने के बाद अच्छे आलू छांट के रखें। जो भी सड़े गले आलू हैं उसको एक साइड कर दें आप, है ना। एक साथ मिक्स ना करें, लालच ना करें कि यार ये आलू रख देता हूँ ये भी काम आएगा, नहीं। उस सड़े गले आलू को आपको साइड रख देना है। रोगग्रस्त आलू को आपको चेक करके रखना है, ठीक है। जो भी कमरा आपने डिसाइड किया है, वहां पे आपका 4 से 10 डिग्री का तापमान होना चाहिए, और नमी जो है 85 से 90% की वहां पे नमी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सूखे, हवादार और अंधेरे वाले कमरे का उपयोग करें, जहाँ पे प्रॉपर आपकी हवा पास होती हो, उसका ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि एयर टाइट कमरे में हमने रख दिया है और सोचेंगे कि आलू सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा, उसको प्रॉपर हवा लगना चाहिए। सूखा कमरा हो, जमीन से ज्यादा नमी ना हो। अगर जमीन पे आप रख रहे हैं तो नीचे आप कोई भी टाट पतरी या पॉलिस्टर, आप कोई भी प्लास्टिक मटेरियल बिछाकर रखें, है ना। नमी वाले कमरे में, मट्टी वाले कमरों में ना रखें, उससे खराब हो सकता है। नीम की जो पत्तियां आती है उसको जगह जगह पर आलू के बीच में रख दें। इसके अलावा राख की पोटलियां बनाकर भी आप आलू के बीच में रखें। इससे क्या होता है, सड़न और कीट से बचाव करती है ये।
समय समय पर खराब आलू आप चेक करते रहे, उसको निकालते रहे। तो ये तरीका है आलू के भंडारण का भी साथ में। तो ये आज के सवाल हमारे आलू को लेकर समाप्त हुए हैं। अब जिस भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो आलू की खेती को लेकर, वह पूछ सकता है। कोई भी सवाल मन में आ रहा हो तो एक एक करके अपने माइक को अनम्यूट करें और सवाल पूछते रहें। मैं एक एक करके सभी का जवाब देता रहूंगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं किसान साथी, माइक को अनम्यूट करके। मिथुन जी, नारायण जी, राधे जी, सुखनंदन जी, बसंत वर्मा जी, छगन भाई जी, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। सर जी मनोज जी। सर, मैं मनोज चड्ढा बात कर रहा हूँ, जी सर। महाराष्ट्र नागपुर जी से। जी। हाँ तो हाँ सर। 1 एकड़ में कितना आलू लगेगा बीज बोने के लिए? देखिए सर, ये वहां पे आप बीज सिलेक्शन बता दीजिए कि कौन सा आप बीज लगाने का प्लान कर रहे हैं। अलग अलग, अब आप कैसे लगाने वाले हैं? क्या बीच में इंटरक्रॉपिंग कोई करना चाहते हैं, या प्रॉपर आप पूरे एकड़ में लगाएंगे, या बेड बनाकर लगाएंगे? वो एरिया के हिसाब से डिपेंड करेगा। अब बेड बना के 2 लाइन लगानी है, बेड पे चौड़ा बेड करके। ठीक है, 4 फुट का बेड बनाएंगे? 4 फुट का तो नहीं, 3 फुट का। 2 फुट का आएगा ऊपर से। अच्छा। हम्म। ओके। और बीच में जगह खाली रहेगी? अब बीच में जगह खाली रहेगी तो छोटी नाली रहेगी। वो पानी चलाने के लिए? नहीं, वो मैं स्प्रिंकलर और ड्रिप डाल रहा ओके हूँ आप। ओके, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर से पानी चलाएंगे तो आप मान के चलो क्योंकि वो भाई जो साहब, 1 एकड़ में तो भी आपका मान के चलो करीब 2 से 3 कुंटल तक बीज आपका लग जाएगा वैसे। 2 से 3 क्विंटल। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगा कि 8-10 क्विंटल लगेगा, ऐसा लगा। नहीं नहीं, 200 मतलब 200 किलो से 300 किलो तक लग जाता है जनरली। अच्छा। अच्छा बीज आप सेलेक्ट करके लीजिए, हाँ। जाता है ये। कितने जो बीज लगाना है वो कितना ग्राम का आलू रहेगा? अब वो तो कंद पे, वो तो आपको देखिए, वो तो आपको वही जो जिनसे भी आप बीज लेंगे ना, वो आपको सही हम्म। जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ किस्में होती है अलग अलग। आप अच्छा। कोई सर्टिफाइड बीज लीजिए, सिजेंटा का लीजिए, बायर का लीजिए, जिसका भी आप ले रहे हैं वहां से आपको ये प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। उसको कैसे हाँ। ट्रीटमेंट करना है, कैसे लगाना है, कब का देना, वो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अलग अलग बीज के हिसाब से अलग अलग पैदावार या अलग अलग बीज की क्वांटिटी हो सकती है। और बीज जो है वो अंकुरित होना चाहिए पहले, कि वो उसको सीधा जमीन में डालेंगे फिर उसके बाद अंकुर देखिए आएंगे? हल्का सा अंकुरित कर लेंगे तो और बढ़िया व्यवस्था जम जाएगी। हाँ। और वो अंकुर और अंकुरित जमीन के होने के अंदर बाद आप, हाँ अंकुरित होने के बाद आप उससे माइकोराजा और हाँ। सुरताल और ट्राइकोडर्मा पाउडर और नीम ऑयल, हाँ। इसका हम्म। तरीका होता है ये। आप अपना अपना फफूंद भक्षक तरल या तो हम्म। वो यूज कर लीजिए, या आप नीम ऑयल का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर हम्म। लीजिए आलू पे अच्छे से। ठीक है। उसके बाद आप हम्म। 1 किलो बीज पे 10 ग्राम सुरपाल, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर और 10 ग्राम आप नेनो महिराजा, इसको हम्म। मिक्स करके इस पे भुरकाव कर दीजिए, तो इसमें कोटेड हो जाएगा। कोटेड होने हम्म। के बाद आप इसको 1-2 घंटे सुखाने के लिए रख दीजिए, तो सूख हम्म। जाएगा प्रॉपर। फिर आप इसको लगा दीजिए। अच्छा। और ये मैं यूट्यूब पे देखा तो उसको काट के भी लगा सकते हैं बोलते, तो काट के काट के लगा लगा सकते हैं ना, सकते हैं क्या? काट के लगा सकते हाँ। हैं, काट के जनरली लग जाता है, हम लोग घर में गमलों में लगाते हैं वैसा। हाँ। हाँ। लेकिन आलू अच्छा होना चाहिए फिर। हाँ, बराबर है। आलू की अच्छी क्वालिटी का एक जैसा आलू लीजिए, आप उसको काटिए हम्म। और उसका बीज उपचार करिए और उसको हम्म। थोड़ा अंकुरित कीजिए, और हम्म। वो हो जाएगा बढ़िया, वैसा भी हो जाता है। बाकी एक बार आप अपने नजदीकी बीज केंद्र पे जाके एक बार ये भी चर्चा आप कर सकते हैं कि आलू के लिए मुझे अब कौन सा बीज बेस्ट रहेगा वहां पे आपकी हमारे जगह। इधर बीज केंद्र तो नहीं है, वो जो नागपुर की जो मंडी है वहीं से लेके आएंगे हम। अच्छा, बीज वहीं से लेके आएंगे? हम्म। मतलब मंडी आलू से लेके आएंगे कि आलू का बीज लेके आएंगे? आलू आलू लेके आएंगे ना। ओके, तो वो आप सेलेक्टेड करके अच्छी क्वालिटी का देख के लाइए। आलू का बीज भी रहता है क्या? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, जैसे कोल्ड स्टोरेज का कई लोग आलू देते हैं, पुराना आलू, हाँ। उसका विशेष हाँ। ध्यान रखना, कोई सड़ा गले ना हो, खराब होने वाले ना हो, हाँ। हाँ। है ना, 100% बराबर। कंडीशन हो सके उसको देख कर लाना है। ठीक है, ठीक। हाँ। आलू में स्प्रिंकलर इरिगेशन अच्छा रहेगा क्या, ड्रिप? क्या ये देखो ड्रिप 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 भी बढ़िया है, लेकिन पानी की व्यवस्था अगर आपके प्रॉपर नहीं है तो आप स्प्रिंकलर के माध्यम से भी कर सकते हैं। न्यूट्रिशन हाँ। हम ड्रिप के माध्यम से भी चला जाएगा, स्प्रिंकलर के माध्यम से भी चला जाएगा। हम्म। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। है ना। बाकी हम आपको कॉस्टिंग बता देंगे एक एकड़ में एवरेज क्या क्या लगेगा आपको, शुरू से हाँ। आखिर तक।
वो हम आपको एक डोज बना के दे देंगे, कैसे कैसे क्या डालना है वो सब हम आपको बता देंगे। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। नारायण जी, राधे जी, सुखनंदन जी, कोई सवाल तो पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते राधे जी, बताएं। सर मैं ये बोल रहा हूँ, पानी कितना देना चाहिए और कब कब देना चाहिए? पानी तो आप, मैंने बताया ना आपको, उसमें आपको बताया है कि आपको 8 से 10 दिन के बीच में आप पानी दे सकते हैं। नमी का ध्यान में रखते हुए देना। ज्यादा गीली जमीन है तो पानी का गैप आपको ज्यादा करना पड़ेगा। एवरेज 70 से 80% आपकी नमी बनी रहे बस, है ना। बस ज्यादा नहीं देना चाहिए। हाँ, आप मान के चलो, आपको हल्की सिंचाई देना है हर 8 से 10 दिन के बीच में, क्योंकि अब अभी क्या है, अब ये ठंड का समय ना, ओस गिरती है ज्यादा, जी। तो ऑलरेडी अभी मिट्टी में नमी आई जाती है। ये मेरा आलू तो अभी उग चुका है। ओके, तो आप कम से कम सर 10 दिन में ट्राई करें पानी, हल्की सिंचाई। और दस कोई भी दिन सिंचाई दे तो सिंचाई के साथ कोई भी न्यूट्रिशन, एनपीके, है ना, जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा नैनो खनिज एडवांस आता है, ये आप स्प्रे करेंगे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। और सर इसमें कचरा हो रहा है, उसके लिए कचरा तो एक आपको निंदाई गुड़ाई ही करानी है सर, कोई भी केमिकल मत डालना, वो आलू को जी। भी खराब करेगा, और जो आपके मित्र बैक्टीरिया काम कर रहे हैं वो उसको भी नुकसानदायक है। जी सर। आप कोशिश करें उसकी निंदाई गुड़ाई ही कराएं समय पर, जी। अभी क्योंकि तो मैंने कचरे का एक कोई एक हल घंटे नहीं का है। पानी दिया था। हाँ, नोजल के माध्यम से एक एक घंटे का पानी दिया था। ठीक है। अभी अंकुरन तो अच्छा हो गया, उग भी आया पूरा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 200 लीटर पानी में आप क्या उसकी व्यवस्था है, जब आप पानी देते हो तो वेंचुरी वगैरह है? नहीं नहीं। तो फिर स्प्रे क्या पंप के माध्यम से देते हैं? हाँ हाँ। तो 200 लीटर पानी में आप 400 ग्राम सुरपाल डालें। जी सुरपाल आता है हमारा, ह्यूमिक एसिड। जी और जी 400 ग्राम आप भस्म रसायन डालें। जी। और 2 किलो घोल डाल दें, और 3 लीटर छाछ डाल दें। 4 दिन तक इसको फर्मेंट कर लें। और अगर जंगल की मिट्टी आपको मिल जाए, जंगल का मतलब ये बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आपको मिल जाए, तो 2 से 5 किलो तक आप वो मिट्टी भी इसमें डाल दें। जी ये 3 दिन तक आप फर्मेंट करो, बढ़िया छान के इसको हर 10 दिन 12 दिन में आप स्प्रे करो। आपको रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेगा, जी। है ना। ये ये सस्ता सुंदर उपाय है। कितने कितने का आएगा सर? अब देखिए, सुरपाल जनरली 1 किलो करीब जो आता है 430 रुपए का आता है। भस्म रसायन जो आएगी 475 478 रुपए की आएगी। और बाकी गुड़ और छाछ ये तो आपको, आपके पास मिल जाएगा, आप इसका जी स्प्रे जी करो। एक नॉर्मल बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है ना। जी है ना। और बाकी जमीन में आप नैनो महाराजा हमारा आता है, माइक्रो राजा, वो तेजी से जी। जड़ों को बढ़ा देगा। जितनी ज्यादा जड़ें आएंगी उतने ज्यादा कंद बनने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। सर वो चावल वाला? चावल वाला आप बना सकते हो, अन्य द्रव्य रसायन अगर बना सकते हो, नहीं तो रेडीमेड आपको 275 रुपए का आता है 1 एकड़ के लिए मात्र। आपको 14 12 दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा, सीधा पानी में घोलो चला दो, जी उससे सीधा एकदम वाइट जड़ें आएंगी। वो नैनो टेक्नोलॉजी का है, 3 4 दिन में ही, 5 दिन में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। इतना जी। तेज काम करता है वो। तो उसको नीचे दें सर कि स्प्रे से दें? स्प्रे के माध्यम से वो तो जमीन में बैठ जाएगा ना पानी। जी। अब नीचे पानी आप अगर खुला चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हल्की सिंचाई की जरूरत है। नहीं नहीं सर, खुला पानी नहीं चल सकता उधर। बस, हाँ, वो नाश हो जाएगा ना, इसलिए बोलो, वो आप जी इसको पानी के माध्यम से दे सकते हैं सिंचाई में, जी सर। जी सर। स्प्रे के माध्यम से, ठीक है। जी सर। हाँ। थैंक यू सर। बाकी ये कंद का साइज प्रॉपर बढ़े उसके लिए आप एनपीके और नैनो खनिज एडवांस इसका स्प्रे करें 15 दिन में एक बार, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो कंद का साइज प्रॉपर आएगा, पत्ते एकदम हरे कच्चे आएंगे, प्रॉपर आएगा। फ्लावर की जब भी, या फ्लावरिंग की जब मतलब एक स्टेजेस आती है कंद का प्रॉपर बनने का, उस समय आप पुष्प रसायन प्लस का स्प्रे करते हो 2 ml प्रति लीटर का। किस चीज का सर? ये पुष्प रसायन प्लस का स्प्रे करें जी जी तो कंद का जी साइज अच्छा बना, परागण अच्छा होता है तो कंद नीचे अच्छा बनता है। ऊपर परागण जी होगा सर। तो नीचे कंद अच्छा बनेगा। जी सर। और जितना ज्यादा पत्तों की चौड़ाई बढ़ेगी उतने ज्यादा कंद नीचे चौड़े होने वाले। तो जी आप सर। जो मैंने फार्मूला बताया, सुरपाल, भस्म रसायन, गुड़, छाछ और जंगल की मिट्टी, जनरली हम गोवर्धन खनिज का साथ में बोलते हैं किसानों को 2 किलो डालने के लिए। जी आप सर। वो डालोगे तो आपको रिजल्ट भरपूर देखने को मिलेगा। जितना चौड़ा पत्ता होगा उतना ज्यादा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी। जी सर। जी जी। थैंक यू सर। हम्म।
और कोई सवाल किसी किसान साथी का पूछ सकते हैं, कोई अन्य फसल को लेकर ही पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये सोचे कि आलू का सेशन है तो मैं आलू के बारे में ही पूछूं, मेरा अगर आलू नहीं लगा हुआ है। कोई भी फसल आपकी लगी हुई है आप जनरली पूछ सकते हैं। कोई समस्या भी आ रही है, कोई बीमारी आपकी रेगुलर अभी कोई फसल चल रही है उसमें देखने को मिल रही है, उसका ट्रीटमेंट भी आप पूछ सकते हैं। मिथुन जी कोई सवाल हो, गगन जी कोई सवाल हो, नारायण जी कोई सवाल हो, शंकर भंडारी जी कोई सवाल हो सर पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। फिर हम थोड़ी देर में क्लोज करने वाले हैं। मेरा नंबर लो, आप लोग नोट कर लीजिए, जिन किसान साथी के पास नहीं हो, कुछ किसान साथी के पास तो नंबर होगा। मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी आप जानकारी ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई फसल में समस्या आ रही हो तो उसकी फोटोज हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका प्रॉपर आपको जैविक तरीके से सोल के माध्यम से बताएंगे तरीका, कैसे हम बिना केमिकल डाले भी हमारी मिट्टी हमारी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 93,007,33,004, जितेंद्र सिंह। कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, अगर सवाल किसी का नहीं है तो फिर हम क्लोज कर सकते हैं आज के लिए। जी, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आई थिंक आज के लिए किसी का सवाल नहीं है। थैंक यू जितेंद्र जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत आभार, जुड़े और रोचक जानकारियों को लेकर चर्चा हुई। कोई भी सवाल रहे, मैंने मेरा मोबाइल नंबर आपको लोगों को दे दिया है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फोटोज वगैरह। और अगर कोई किसान साथी ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है मेरे, तो वह अपना मोबाइल नंबर अपने नाम और पते के साथ मुझे सेंड करें, तो मैं उनको अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ग्रुप में ऐड कर लूंगा। नमस्कार सभी किसान साथियों।